नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। हम नौजवानों को 5 से 75 लाख रुपए तक के कर्जे देंगे। इसके अलावा नौजवानों के लिए 1 लाख लैपटॉप प्रोग्राम ला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों को फराहम किया जाने वाला 5 लाख तक का कर्ज बिला सूद होगा। 5 से 15 लाख तक 7% की शरह के हिसाब से कर्जे दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। हमारे दौर में नौजवानों को लैपटॉप दिए गए, लैपटॉप दिए तो कहा गया कि ये सियासी रिश्वत है, लैपटॉप नहीं तो क्या हाथों में कलाशनकोफ देता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बचाना है तो इसकी कीमत अदा करना होगी। सब जानते हैं कि इंतहाई मुश्किल हालात में हमने ये जिम्मेदारी निभाई। तेल की इंपोर्ट पर 27 अरब डॉलर खर्च हो गए। कुछ इकदाम करके हम चंद अरब डॉलर बचा सकते थे। हमारी हुकूमत ने तवानाई बचत प्रोग्राम का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला किया तो हुक्म में इम्तिना ले लिया गया। तवानाई बचत प्रोग्राम के खिलाफ एक सूबे की हुकूमत हाईकोर्ट चली गई और स्टे ऑर्डर ले लिया। हाईकोर्ट का एक हुक्म जारी हुआ जो सर आंखों पर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बचाना है तो सियासत की कुर्बानी देना पड़ेगी। पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सियासी कमाई कुर्बान कर दूंगा। आज हम बड़ी मुश्किलात में हैं, पाकिस्तान के लिए जान दे दूंगा, हर कदम उठाऊंगा, मुल्क को इस सूरत हाल से निकालेंगे। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से हुकूमत पुरअज़्म है। यूथ बिजनेस एंड एग्री लोन्स प्रोग्राम शफाफ होना चाहिए। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को आसान कर्जे फराहम किए जाएंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक कर्ज फराहमी के तरीक़ाकार को मजीद आसान बनाने के लिए बैंकों को हिदायत की है। तहरीक इंसाफ की असेंबली वापसी की कोशिशों को एक और बड़ा झटका लग गया। पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। ज़राए कौमी असेंबली के मुताबिक स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। पीटीआई के अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। रियाज खान फतियाना, सरदार तालिब नकाई, याकूब शेख के नाम शामिल। प्रिंस नवाज इलाही, मुर्तजा, सुम्बेला रित, गजाला सैफी, शाहीन नियाज के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए हैं। फारूक आजम, मलिक, नसरुल्लाह दरेशत, राहत अमानुल्लाह, जुल्फिकार अली और नफीसा इनायत भी शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए हैं। जराये का कहना है कि इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली ने चंद दिन कबल मंजूरी के लिए इलेक्शन को भिजवाए थे। जराये के मुताबिक स्पीकर ने 43 अरकान के इस्तीफे मंजूरी की समरी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है, जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल भी हो गई है। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले अब सिर्फ मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल भी स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 अरकान कौमी असम्बली और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के इस्तीफे मंजूर किए थे। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली ने जुलाई 2022 में भी पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे, जिसमें से कराची से रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद ने अदालत में दरख्वास्त दायर करके अपने इस्तीफे की दरख्वास्त वापस ले ली थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 जनवरी को पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। अब मजीद 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत का मकसद एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन के नताइज हासिल करना है। पंजाब में एक मुतनाज़ शख्सियत लगाई गई है, ये सब कुछ मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है और हम इससे गाफिल नहीं हैं। अपने एक बयान में रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारा असेंबली में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। ये एक ऐसा कायदे हस्ब इख्तलाफ चाहते हैं जो इनके अंगूठे के नीचे हो। इनका मकसद अपने एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन के नताइज हासिल करना है। पंजाब में भी यही हो रहा है और इनका मरकज में भी ऐसा ही करने का इरादा है। उन्होंने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में एक शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अपोजिशन ने नामुनासिब नाम तजवीज़ किया। अभी फैसले की सियासी सूख्ती नहीं और इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। उनकी इलेक्शन करवाने की नीयत नहीं, ये 100 जतन करेंगे, 100 बहाने तलाश करेंगे इलेक्शन ना करवाने के। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि आइन कहता है तहलील के साथ तारीख भी दी जानी चाहिए थी। ना पंजाब में तारीख दी गई, ना खैबर पख्तूनख्वा में तारीख दी गई। हम इसको कानूनी तौर पर चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुल्क इस वक्त बिल्कुल लावारिस हो गया है। ऐसा लगता है पीडीएम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। इनका मकसद सिर्फ इमरान खान को हटाना है।
عوام اس ظلم کو معاف نہیں کریں گے۔ پہلے پی ٹی آئی ارکان کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے تھے، راجہ ریاض کو ہٹانے کا اعلان کیا تو استعفے منظور ہونے لگے۔ بادشاہی سدا نہیں رہتی، آپ 3 یا 4 ماہ کے لیے ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہے۔ پاکستان میں اس وقت 65% نشستیں خالی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ سے متعلق معلومات اور ڈیٹا پبلک کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں توشہ خانہ سے متعلق نظرثانی شدہ پالیسی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں نئی پالیسی کو کلاسیفائڈ نہ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے معلومات عوام کے سامنے لانے کی منظوری دے دی گئی۔ نئی پالیسی کے مطابق تحفہ حاصل کرنے والی شخصیت اصل قیمت ادا کر کے تحفہ حاصل کر سکے گی۔ اجلاس میں وزیر توانائی خرم دستگیر نے بجلی بریک ڈاؤن پر بریفنگ بھی دی۔ کابینہ اجلاس میں ای سی سی اور قانون سازی کی کمیٹی کے فیصلوں، توانائی بچت سے متعلق میڈیا کیمپین کی منظوری دی جائے گی۔ ملک بھر کے تمام گریڈ اسٹیشنز پر بجلی بحال ہونا شروع ہو گئی۔ 1112 گریڈ اسٹیشنز پر بجلی بحال ہے۔ حکام کی جانب سے آئس کو 111، گیپ کو 60، لیس کو 176 اور فیسکو کے 110 گریڈ اسٹیشنز بحال۔ میک کو 138، ہیس کو 71، سیپ کو 69 اور کیسکو کے 65 گریڈ اسٹیشنز بھی بحال ہو گئے۔ طویل بریک ڈاؤن کے بعد ملک بھر کے تمام گرڈ اسٹیشنز پر بجلی مکمل بحال ہو گئی ہے۔ این ٹی ڈی سی حکام کے مطابق ملک بھر کے تمام گرڈ اسٹیشن بحال ہو گئے ہیں۔ 1112 گرڈ اسٹیشن میں سے تمام گرڈ اسٹیشنز پر بجلی بحال ہے۔ وزارت توانائی حکام کا کہنا ہے کہ کوئلے کے 6600 میگا واٹ تک اور نیوکلیر کے 3500 میگا واٹ پاور پلانٹس کی سسٹم سے بحالی میں 48 سے 72 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ملک میں اس وقت بجلی کی پیداوار 9704 میگا واٹ تک ہے، جبکہ ملک میں اس وقت 4000 میگا واٹ تک شارٹ فال کا سامنا ہے۔ کابینہ کا بجلی کے تعطل کے تدارک کے لیے جامع حکمت عملی کی تیاری کا حکم۔ توانائی بچت کے لیے ملک آگید مہم کی منظوری دے دی۔ توانائی بچت کے عالمی سطح پر رائج طریقوں کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف بجلی کے تعطل پر شدید برہم۔ وزیراعظم کی عوام کی پریشانی کا سبب بننے والوں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ آئندہ ایسے کسی واقعے کو برداشت نہیں کروں گا۔ کابینہ کو توشہ خانہ پر بنائی گئی بین الوزارتی کمیٹی کی سفارشات پر مبنی رپورٹ پیش۔ کمیٹی نے توشہ خانہ کی نئی پالیسی کا مسودہ کابینہ اجلاس میں پیش کیا۔ کابینہ نے کمیٹی کی سفارشات اور نئی توشہ خانہ پالیسی پر تجویز دی۔ ناظرین، گیپ کو اور ہیسکو کے تمام گریڈ اسٹیشنز پر بجلی بحال۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ بجلی تعطل کے بعد تمام گریڈ اسٹیشنز بحال کر دیے گئے۔ ملک میں ایندھن کی کوئی کمی نہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں کی بجلی کل بحال کر دی گئی تھی۔ بجلی کی سب سے کم طلب جنوری میں ہوتی ہے۔ کل کے بریک ڈاؤن میں ترسیلی نظام محفوظ رہا، کسی نقصان کی اطلاع نہیں۔ تربیلا پاور پلانٹ کو چلا کر دیگر پلانٹس کو بجلی بحال کر دی گئی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کم رکھنے کے لیے پلانٹس کم چلاتے ہیں۔ ٹرانسمیشن میں اتار چڑھاؤ کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی، کیونکہ یہ پلانٹس اویلیبل نہیں ہیں، تو محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوگی، جس سے صنعتی صارفین مستثنی ہے۔ انڈسٹری کو جس طرح ہماری پالیسی ہے کہ مکمل طور پہ بجلی دی جائے گی تاکہ پاکستانیوں کا روزگار اور کاروبار متاثر نہ ہو۔ ترجمان کے الیکٹرک نے شہر میں بجلی کی مزید آنکھ مچولی جاری رہنے کا انتیا دے دیا۔ گزشتہ رات کراچی اور نیشنل گریڈ کے درمیان رابطہ بحال ہو گیا۔ نیشنل گریڈ سے رابطہ بحال ہونے پر سپلائی مزید بہتر کرنے میں مدد ملی ہے۔ اہم تنصیبات بشمول ایئرپورٹ، اسپتال اور واٹر پمپنگ اسٹیشن وغیرہ پر بجلی بحال کی جا چکی ہے۔ ترجمان کے مطابق اس وقت کے الیکٹرک کے تمام گریڈز فعال ہیں، جبکہ علاقائی سطح پر بحالی کا عمل جاری ہے۔ سسٹم کو سٹیبل رکھنے کے لیے محدود پیمانے پر عارضی لوڈ مینجمنٹ کی جا سکتی ہے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ ملک میں پاور پیک ڈاؤن سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ نااہل حکمرانوں نے اپنے پاور کے لیے تباہی مچا دی۔ ملک میں تیل نہیں، ڈالر نہیں، مگر ہٹ دھرمی جاری ہے۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اب بات سیاست سے آگے نکل گئی ہے اور ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ملک میں معاشی، اقتصادی اور سماجی تباہی ہے اور تباہی ہی تباہی ہے اور حکومت بھگوڑی ہے۔ پنجاب میں بغیر ڈولی کے دلہنیں آ گئی ہیں۔
ये टार्जन बने फिरते हैं, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। कल लाल हवेली से खिताब करूंगा। उन्होंने कहा कि 13 जमातों को मालूम है कि हमारी इलेक्शन में सियासी मौत है। एक ही हल है कि मुल्क को बचाने के लिए 24 करोड़ लोग सड़कों पर आए। ऐसा नहीं हो सकता कि 24 करोड़ का मुल्क दरबदर हो रहा हो और उसका कोई पुरसा निहाल ना हो। मुल्क में मुआशी तबाही है, रिजर्व 4 बिलियन से भी नीचे चले गए हैं। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मुल्क में एक बहुत ही खौफनाक हालात है। अब बात सियासत से आगे निकल गई है और मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। जमीन इतनी गर्म है कि लोग अपने बच्चों का पेट भरने से भी तंग हैं। वफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मसाइल के हल के लिए तमाम ममालिक से मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं। इस वक्त आलमी सतह पर मुआशी, मौसमी और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल दरपेश हैं। मसाइल के हल के लिए तमाम ममालिक से मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं। ताशकंद में इक्तिसादी ताउन की तंजीम वज़राए खारजा कौंसिल के 26वें इजलास से खिताब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क को दरपेश मसाइल पर दुनिया की तवज्जो दिलाते हुए कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। 2022 में पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा, ताहम अब तक के उठाए जाने वाले इक़दामात हमारे मुस्तकबिल को तय करेंगे। हमें अभी भी बहुत ज्यादा इक़दामात करने की जरूरत है। खित्ते में अमन से मुतल्लिक वजीर खारजा ने कहा कि हमें खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। खित्ते में अमन पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। मसाइल के हल के लिए तमाम ममालिक से मिलकर काम करने पर यकीन रखते हैं। इस मौके पर उन्होंने इस्लामोफोबिया जैसे अहम मसले पर बात करते हुए कहा कि दुनिया को मुआशी और मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ इस्लामोफोबिया जैसा मसला भी दरपेश है, जिसके सिद्दे बाप के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। भारत की शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में बिलावल भुट्टो को शिरकत की दावत। वज़राए खारजा इजलास रवां साल मई में भारत में होगा। भारत रवां बरस शंघाई ताउन तंजीम के मुंतज़म सदर के फराइज सर अंजाम दे रहा है। भारत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दावत। मार्च में शंघाई ताउन तंजीम के चीफ जस्टिस का इजलास होगा। पाकिस्तान की जानिब से दोनों दावतनामों का ताहाल जवाब नहीं दिया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक शिरकत का फैसला स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर गुलाम अली का कहना है कि 2-4 दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आएंगे और बहुत कुछ देकर जाएंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सूबाई निगरान काबीना के लिए काम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सूबाई काबीना तश्कील दे दी जाएगी। इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा होगा, वो मुझे खत लिखेंगे। इलेक्शन के लिए आइन में वक्त दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि अब तो इस बात हो रही है कि इस्तीफे वापस लिए जाएं। इस पर धरने दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि ये लोग वापस आ जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि माली बहरान पर जल्द काबू पाया जाएगा। आटे का बहरान भी जल्द खत्म हो जाएगा। गवर्नर केपीके का यह भी कहना है कि वज़ीर आला खुद टेक्नोक्रेट हैं, वो अहल लोगों का काबीना में शामिल करेंगे। अवामी नुमाइंदा हूं, अपनी सिक्योरिटी के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रो तबादले। साबिक हुकूमत तैनात करदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर को ओहदों से हटा दिया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद नए अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल को ओहदे से हटाकर वफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि जाहिद अख्तर जमान को नया चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया। इससे कबल जाहिद अख्तर जमान सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात थे। आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार को भी ओहदे से हटा दिया गया, जबकि उनकी जगह डॉक्टर उस्मान अनवर को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर उस्मान इससे कबल एडिशनल आईजी मोटरवे तैनात थे। दूसरी जानिब सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को भी ओहदे से हटा दिया गया है और एडिशनल आईजी बिलाल सिद्दीक कमियाना को नया सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया है। इलावा अजीज साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को भी ओहदे से हटाकर खिदमात वापिस पंजाब असम्बली के सपुर्द कर दी गई है। आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तालीम अफराद के लिए रोजगार और सेहत में बेहतरी और गुर्बत में कमी का बायस बनती है। आलमी यौम तालीम के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि तालीम इंसानी तरक्की का एक अहम अंसर और पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है।
تعلیم کا ملک کی معاشی اور سماجی ترقی سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی وسائل میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کے بغیر کوئی بھی ملک پائیدار اقتصادی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ تعلیم غربت کم کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پہلی قومی تعلیمی کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ نظام تعلیم قومی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ اس وقت نوجوان نسل اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہے۔ بہت سے نوجوان روشن اور خوشحال مستقبل کی خاطر پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ صدر عارف علوی کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اسکول سے باہر بچوں کے داخلوں میں اضافے پر توجہ دینا ہوگی۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی سے نوجوانوں کو باعزت روزگار کے قابل بنائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف LNG ریفرنس میں احتساب عدالت نے دائرہ اختیار پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی، جس کے دوران سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بطور ملزم پیش ہوئے۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ترمیمی ایکٹ کے تحت ریفرنس کے مستقبل پر ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیس ختم نہیں ہوگا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ LNG کیس میں جرم ہوا، اس کے ٹھوس شواہد ہمارے پاس ہیں، صرف ترمیمی ایکٹ کے مطابق دائرہ اختیار طے کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ متبادل فورم کے تعین میں آپ کی معاونت کرے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت ریفرنس صرف واپس ہوئے ہیں۔ نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت دائرہ اختیار نہ ہونے پر ریفرنسز میں بریت نہیں ہوئی۔ نیب واپس ہونے والے ریفرنسز کا جائزہ لے گا اور رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ LNG ریفرنس بھی سپریم کورٹ کی ہدایات پر غیر شفافیت کے باعث شروع ہوا تھا۔ وزارت پیٹرولیم کے سیکریٹریز اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بنے تھے۔ معاملہ نیب کو واپس ہو کر کسی فورم پر جانا ہے، ورکنگ جاری ہے اور یہ بات طے ہونی ہے۔ ATC کراچی نے نقیب اللہ قتل کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ نقیب اللہ اور دیگر افراد کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا۔ نقیب اللہ اور دیگر افراد کا 3 اور 4 جنوری کو اغوا ثابت نہیں ہوا۔ نقیب اللہ اور دیگر کو اغوا کے بعد پولیس چوکی عباس ٹاؤن لے جانا ثابت نہیں ہوا۔ نقیب اللہ پولیس چوکی عباس ٹاؤن سے تشدد کے بعد راونوار اور دیگر کے حوالے کرنا بھی ثابت نہیں ہوا۔ راونوار کا نقیب اللہ پر براہ راست فائرنگ اور قتل کرنا ثابت نہیں ہوا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ نقیب اللہ محسود قتل کیس کا تحریری فیصلہ 42 صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت نے راؤ انوار سمیت 18 ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا ہے، جبکہ 7 مفرور ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تحریری فیصلے کے مطابق مقدمے میں شکوک و شبہات پائے گئے ہیں۔ اسلامی اور یونیورسل اصول کے تحت شکوک و شبہات کا فائدہ ملزم کے حق میں جاتا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا تحریری فیصلہ میں کہنا ہے کہ مفرور ملزمان جب بھی اور جہاں بھی ملیں گرفتار کیا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ اصول ہے کہ قاضی کی غلطی سے سزا دینے سے بریت بہتر فیصلہ ہے۔ تحریری فیصلے مزید کہا گیا کہ راؤ انوار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف CDR گواہی کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ راؤ انوار کو اس مقدمے میں پیشہ ورانہ بغض کی بنیاد پر پھنسایا گیا ہے۔ کسی گواہ نے ان کو شناخت نہیں کیا تھا۔ عدالت کا تحریری فیصلے میں یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت کی نظر میں استغاثہ کیس ثابت نہیں کر سکی، اس لیے ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 3209 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3209 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.09% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 11 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اب کچھ خبریں کاروباری دنیا سے۔ اوگرا کی پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق خبروں کی تردید۔ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ملک میں بالترتیب 18 اور 37 دنوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر دستیاب ہیں۔ پیٹرول کے 1,01,000 میٹرک ٹن کے حامل بحری جہاز برت پر ہیں۔ مقامی ریفائنریز پیٹرولیم مصنوعات کی طلب کو پورا کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ IMF پاکستان سے مذاکرات کے لیے رضامند ہو گیا۔
ज़राए का कहना है कि IMF का वजारत खजाना हुकाम से रवां हफ्ते बातचीत का इम्कान है। वजारत खजाना हुकाम IMF को तमाम अहदाफ पर एतमाद में लेंगे। वर्चुअल मुज़ाकरात पर मुतमईन होने से IMF मिशन का शेड्यूल तय पाने का इम्कान है। वजारत खजाना ने कहा है कि रवां हफ्ते बजट के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया जाएगा। फरवरी के आखिर तक चाइनीज कमर्शियल बैंकों को $80 करोड़ अदा किए जाने हैं। चीन को कर्ज की वापसी के बाद स्टेट बैंक के माली ज़खायर $4 अरब से कम रह जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को रवां माली साल के अगले 6 माह में तकरीबन $12 अरब की जरूरत है। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम की। पंजाब और सिंध समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। कराची में सुबह सवेरे यकबस्ता हवाएं चलने लगी, जिसके बायस दर्जा हरारत मजीद गिर गया है। शिमाली बलोचिस्तान में सख्त सर्दी के बायस ज़ियारत में दर्जा हरारत मनफी 17.8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बर्फबारी के बायस पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, ज़ियारत के बलाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है, जबकि पाक अफगान बलाई सरहदी इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्याह बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज, जबकि बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश और बिजली का निजाम मुतासर होने से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए मुजफ्फराबाद से मिर्जा शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद से मुलिका इलाके होलियां, सिनीकोट और इसके गिरदोनवा में जारी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके बायस इन इलाकों में मौसम शदीद सर्द हो चुका है। चारों तरफ फैली बर्फबारी जहां इन इलाकों की खूबसूरती में इजाफा कर रही है, वहीं यहाँ आने वाले अफराद बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बर्फ ने कश्मीर के हुस्न को मजीद 4 चांद लगा दिए हैं। और यहाँ तो पहले बहुत कम रश था, लेकिन जो ही बर्फ पड़ी तो बहुत ज्यादा स्याहों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब अवामी इलाका बर्फबारी के दौरान सड़क की बंदिश के बायस मुश्किलात से दोचार हैं। बर्फबारी में एशिया खुरदरोश लाने, मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने में मकामी अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, बर्फबारी में ये सड़कें बंद हो जाती हैं, खाने पीने की अशिया लाने में बहुत परेशानी है। कोई अगर बीमार है उसे इधर उधर लेके जाने में बहुत बड़ी परेशानी है। ना बंदा कोई चीज ला सकता है, ना इधर ये हालात है। बर्फबारी में मुश्किलात पैदा होती है बहुत सी। शदीद बर्फबारी के बायस सड़क की बंदिश के साथ साथ बिजली की तारें टूटने से बिजली का निजाम भी इन इलाकों में बुरी तरह मुतासर हो चुका है। बर्फबारी होती है तो रोड बंद हो जाती है, ठीक है। ये सामने दाएं में आपको गाड़ी खड़ियां नजर आ रही हैं, तो ये सबसे पहला तो ये लोगों को फर्स्ट टाइम मसला पेश आता है। उसके बाद जब बारिश होती है तो बिजली यहाँ से, बारिश क्या बर्फ होती है तो बिजली यहाँ 10-10 दिन 20-20 दिन गायब रहती है। मौसम साफ होते ही बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सियाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख करते हैं। हुकूमत इन इलाकों में सहूलियात के लिए इक़दामात करे ताकि मकामी अफराद और सियाहों की मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में जारी हालिया बर्फबारी ने जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया है, वहीं दूसरी जानब खित्ता कश्मीर की खूबसूरती में भी 4 चांद लग चुके हैं। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा शहजाद, रोज न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। नाज़रीन, शदीद सर्दी में अगर गर्मा गर्म सज्जी मिल जाए तो खाने का मजा दोबाला हो जाता है। हासिलपुर में चोलिस्तानी सज्जी ने धूम मचा दी। शहरियों की बड़ी तादाद मुर्गी की सज्जी खाने के लिए मखसूस पॉइंट का रुख करते हैं। तफसीलात अफजाल अरशद जट की इस रिपोर्ट में देखिए। ठंड में इजाफे के साथ ही सर्दियों की खास डिश चोलिस्तानी सज्जी की तैयारियों में भी तेजी आ गई। अंगारों की तपश से तैयार होने वाली चोलिस्तानी सज्जी जो एक बार खाता है उसे जायके से कई दिनों तक याद रखता है। मैं सज्जी खाने आया हूँ, माशाल्लाह अच्छी है, ठीक है ना। तलाई के बगैर कोलों पे भूनते हैं, सर्दी में खानी चाहिए, अच्छी लगती है, ठीक। और सर्दियां का बहुत अच्छा और तोहफा है, मैं समझो कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੀ ਤੋਂ और लाल मिर्च इन चीज़ों तो ये बहुत पाक चीज़ होती है। इन्हों गैर घी से तैयार की जाती है, लेकिन इसे खाने के लिए दिल बहुत करता है। आज मौसम अच्छा था इसलिए एंजॉय करने खाने आए हैं। हासिलपुर अड्डे में ये मशहूर दुकान है, बाहर से दुनिया खाने के लिए आती है इसके पास। जी बहुत मजेदार है, खाई है, सर्दियों का तोड़ है, बहुत अच्छी है।
खानी चाहिए सर्दी। चोलस्तानी सज्जी सर्दियों की ऐसी डिश है जो घी के अलावा खास देसी मसाला जात से तैयार की जाती है। सज्जी मुर्गी के अलावा बकरे, फिश और दुम्बे के गोश्त से भी तैयार की जाती है। मुकम्मल मुर्ग को साफ करके तेल और नमक लगाकर इसे अंगारों के बीचों बीच लोहे की सुराख पर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। सदियों पहले सज्जी पहाड़ी इलाकों में खाई जाती थी, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है। सज्जी सर्दियों की एक खास डिश है जो घी के अलावा खास मसालों जात से भी तैयार की जाती है, जो कि